तो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कवर करने के बाद में 4th नंबर पे आज हम कवर करेंगे विटामिन्स। विटामिन्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए चाहिए होते हैं, प्रोटीन मसल्स के लिए चाहिए होती है, फैट का काम एनर्जी स्टोरेज और साथ में इंसुलेशन या फिर ऑर्गन प्रोटेक्शन था। इसी तरह से विटामिन्स का जो काम होता है वो होता है बेसिकली फंक्शनल यानी कार्यात्मक। देखो पहले समझो विटामिन्स का मतलब क्या होता है। इसमें दो शब्द है, एक है वाइटा और एक है अमाइंस। ये दोनों के दोनों क्या है, लैटिन वर्ड है। वाइटा का मतलब होता है लाइफ और अमाइन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन हो। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या फिर यौगिक, हिंदी में कहते हैं इनको नाइट्रोजन युक्त यौगिक। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि ऐसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक या ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लाइफ के लिए यानी कि जीवन के लिए जरूरी होते हैं उनको हम कहते हैं विटामिन, इसलिए इनका नाम पड़ा विटामिन। हालांकि सारे विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होता, ये बाद में पता चला, लेकिन फिर भी इसके नाम को नहीं बदला गया और इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दिया। एक्चुअल में इसके लास्ट में ई भी था, क्योंकि अमाइन के लास्ट में ई होता है, लेकिन इन शॉर्ट हमने जो प्रचलन में ला दिया इसको, वो रख दिया विटामिन। ठीक है, तो ऐसे बना विटामिन। विटामिन की जब बात करते हैं कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। घुलनशीलता तो समझते हैं आप, एक होते हैं पानी में घुलनशील, एक होते हैं फैट में घुलनशील, कुछ होते हैं अल्कोहल में घुलनशील, जो घुल जाए। ठीक है, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वसा यानी कि फैट में घुलनशील, या हम कह सकते हैं फैट सॉल्युबल। घुलनशीलता को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल विटामिन। और दूसरी कैटेगरी में हम रखते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो विटामिन जिस पदार्थ में या जिस लिक्विड में घुलनशील है या जिस पदार्थ में घुलनशील है वो उसके साथ एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उस विटामिन का अवशोषण हमारे शरीर में कब अच्छे से होगा, जब उसमें घुलने वाला पदार्थ शरीर में मौजूद है। यानी कि अगर हम कहें कि हमारे शरीर में फैट प्रॉपर मात्रा में मौजूद है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये आसानी से अवशोषित हो जाएंगे। यानी कि अगर शरीर में वसा या फैट की कमी हुई तो हमारे शरीर में इनमें से किसी भी विटामिन की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब वसा नहीं है तो ये विटामिन एब्जॉर्ब कैसे होंगे, अवशोषित कैसे होंगे, क्योंकि जल में तो घुलते नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। और अगर आप बहुत कम पानी पियोगे तो उसमें फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बात करेंगे डिटेल में इसकी, और विटामिन सी, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनकी कमी हो सकती है। यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे विटामिन हैं जो पानी के साथ शरीर में अवशोषित होते हैं या हमारे शरीर के ब्लड में पहुंचते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो विटामिन मतलब ऐसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, या और शॉर्ट में कहे तो हमारे शरीर में जितने भी फंक्शनल या जितने भी कार्य हैं उनको करते रहने के लिए उनकी जरूरत होती है। ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं विटामिन। और ये अलग अलग होते हैं, कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में ना घुल के वसा में घुलते हैं। इसके आधार पर हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। क्वेश्चन यहां से भी उठता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर में घुलने वाले सिर्फ दो ही विटामिन हैं, पहला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है सी। वसा में घुलने वाले 4 विटामिन हैं, पहला ए, दूसरा डी, तीसरा ई और चौथा के। ठीक है, बात कर लेते हैं विटामिन ए। अब दूसरा जो सवाल उठता है विटामिन से वो उठता है इसके रासायनिक नामों से। केमिकल नेम पूछता है बहुत बार कि किस विटामिन का कौन सा केमिकल नेम है। केमिकल नेम का मतलब है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम से मतलब होता है कि जो रसायन विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली वो किस एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और उसका कॉमन नेम क्या होता है। जैसे अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। उसको हम कहते हैं रेटिनॉल। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना तो अगर केमिस्ट्री अपने आप थोड़ी सी आग में समझिए तो इसमें लास्ट में आ रहा है ओ एल। ऑल, ऑल किसका होता है? ओ एच। एक फंक्शनल ग्रुप होता है रसायन भाषा में या रसायन विज्ञान की भाषा में जिसको हम कहते हैं अल्कोहल ग्रुप, जिसका सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद में जुड़े, तो वो होता है ऑल, उसका सिंबल है ओ एच। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हम इसको रासायनिक नेम। तो अगर सिर्फ पहले रासायनिक नेम की ही बात कर दें, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में कोई बहुत अंतर नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं हिंदी में भी वही लिखूंगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे केमिकल का हिंदी में रासायनिक हो गया, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। रेटिनॉल का रेटिनॉल ही होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो उसका यही आएगा, रेटिनॉल। ऐसे कैल्सीफेरॉल को भी कैल्सीफेरॉल ही लिखूंगा, इसलिए मैं बार बार लिखूंगा नहीं, वही है। ठीक है, विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन के का है फाइलोक्विनोन। तो ये है इनके रासायनिक नाम, किसके, विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। अगर मैं कहूं किसी की बॉडी में रेटिनॉल की कमी हो गई है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो भी ठीक है। अगर मैं कहता हूं किसी के शरीर में कैल्सीफेरॉल की कमी है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन डी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता आपको सही दिख पाएगा नहीं। ये एक सॉल्यूशन था जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, रिकमेंड किया था एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका लिगामेंट खिंच गया था। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम इस पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोलेकैल्सीफेरॉल। कोलेकैल्सीफेरॉल। तो अगर आपने विटामिन ढंग से पढ़ा है और आपको पता है कि विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो अगर आपने ये सीसी खरीदी और उस पर देखा अच्छा इस पे तो कोलेकैल्सीफेरॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है विटामिन डी। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि विटामिन डी का शरीर में फंक्शन क्या है। अभी बात करेंगे, आएंगे फंक्शन पर। ठीक है, तो रासायनिक नेम की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की, कार्य क्या होते हैं इनके। ठीक है, रासायनिक नेम में यहां ना लिख के साइड ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, शॉर्ट में रासायनिक नाम। ठीक, अब अगर कार्य की बात करें तो कार्य का सबसे पहले देखो, रेटिनॉल जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका सबसे मेन फंक्शन होता है आंख की रोशनी को बनाए रखना और त्वचा को कोमल बनाए रखना, त्वचा में लश्चर बनाए रखना। अगर मैं कहता हूं आंख की रोशनी को बनाए रखना, इसका मतलब आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि आंख की रोशनी का मतलब किससे होता है। अगर मैं कह रहा हूं आंख की रोशनी, इसका मतलब है, रोशनी का मतलब या तो रेटिना से होगा, ठीक है, या फिर कॉर्निया से होगा। क्योंकि आंख बेसिकली है क्या, जो आंख के अंग हैं उन्हीं में से किसी ना किसी का ये हिस्सा होगा, और जब ये कम होगा तो उस हिस्से का जो संरचनात्मक ढांचा है वो बदल जाएगा और वो फिर विजन में प्रॉब्लम करेगा। सिंपल सा फैक्ट। तो रेटिना जो होता है, रेटिना के अंदर दो तरह के सेंसर होते हैं, रॉड एंड कोन्स। आपको शायद थोड़ा बहुत पता हो, तो ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखना। क्या समझना अच्छे से, देखो ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो याद करने में आसानी होती है। तो हम बात कर रहे हैं रेटिना, आंख की रोशनी के लिए जो जिम्मेदार होती है, खासकर सबसे मेन होता है रेटिना। रेटिना में दो तरह के सेंसर होते हैं, एक रॉड और एक कोन। तो जो रॉड वाले सेंसर हैं, इसमें एक प्रोटीन होती है रोडोप्सिन। क्या होती है, रोडोप्सिन। तो इस रोडोप्सिन प्रोटीन के बनने के लिए चाहिए होता है विटामिन ए। तो अगर विटामिन ए की कमी है तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो जो रोड सेंसर्स हैं या संवेदी अंग हैं, हिंदी में इनको कहते हैं संवेदी अंग, संवेदी सेल्स कहें, अंग तो नहीं कहेंगे इसको, संवेदी कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो संवेदी कोशिकाओं की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, विजन या दृष्टि खासकर लो लाइट में, कम रोशनी में दिखना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो कार्य समझ में आ गया आपका इसका, कहां होता है, दृष्टि में, ठीक है, और त्वचा में। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया दृष्टि में, ऐसे ही आप समझ जाओ कि त्वचा का मतलब क्या होता है। त्वचा में बेसिकली क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन सबसे कॉमन होती है। कोलेजन प्रोटीन के कहीं ना कहीं बनने में, स्ट्रक्चर में इसका रोल होगा, इसीलिए त्वचा में भी रोल प्ले करता है। अब आया इसका डेफिशिएंसी रोग। डेफिशिएंसी रोग मतलब इसकी कमी से होने वाले रोग। काफी पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी सबसे फेमस नाम है। रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में ये होता है कि जब लो लाइट विजन होता है, खासकर रात में दिखना बंद हो जाता है लोगों को। आप कहोगे कि रात में किसको दिखता है, बिल्कुल सही बात है भाई, किसी को नहीं दिखता। लेकिन रात में किसी को तब नहीं दिखता जब एकदम एक्सट्रीम डार्क है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है। लेकिन अगर हल्की लाइट है, अगर मैं कहूं लो लाइट विजन, लो लाइट, तो इसका मतलब है कि कम रोशनी में बहुत सारे लोगों को दिख जाता है, उन्हीं को नहीं दिखेगा जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होगी, और इस बीमारी को कहते हैं रतौंधी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको, अरे भाई, इंग्लिश में इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात में ना दिखना, इसका मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर, विटामिन ए की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी पे आते हैं। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नेम हमने बात कर ली है, कैल्सीफेरॉल, और इसमें दो आपको मिलेंगे, एक कहीं मिलेगा आपको अर्गो कैल्सीफेरॉल और कहीं कोले कैल्सीफेरॉल, सॉरी कोलिक कैल्सीफेरॉल। तो अर्गो और कोले अगर इसके पहले लग जाएं तो ये दो तरह के टाइप्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, विटामिन डी का कार्य क्या होता है, विटामिन डी का सबसे मेन काम होता है इसका कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर हम कार्य की बात करें, ठीक है, ये तो इसके नाम की बात कर ली हमने कि अर्गो और कोले इसके नाम हो गए,
विटामिन डी के कार्य की बात करें तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत जरूरी होता है, खासकर बोन्स के लिए। और कैल्शियम के साथ साथ में जो फास्फोरस होता है इसके एब्जॉर्प्शन में भी रोल होता है कैल्शिफेरॉल का। और अगर इन दोनों की कमी हो गई तो बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है और हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, साथ में ग्रोथ भी रुक जाती है। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं आपको याद होगा, बहुत फेमस हैं। एक है रिकेट्स और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स खासकर होता है बच्चों में, जो ग्रोथ पीरियड में होते हैं उन बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब क्या होता है, जब हड्डियां कमजोर हो जाएं तो टांगे अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं क्योंकि वो बॉडी का वेट नहीं ले पाती, ठीक है, और ग्रोथ भी रुक जाती है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी से रिलेट करता है, एक तरह से बोन से। तो जब किसी एडल्ट में यानी कि बड़ों में हड्डियां कमजोर होने लग जाएं तो इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो रही है और साथ ही साथ विटामिन डी की कमी हो रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का रोल क्या है, देखो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट देखो दो शब्द हैं इसमें, एक है एंटी और दूसरा है ऑक्सीडेंट। तो एंटी का मतलब होता है जो विरोध करे, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन का। अब आपको बिना ऑक्सीडेशन के तो शरीर में कुछ होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे है कि जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन, नेगेटिव ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या है, जब किसी शारीरिक या लाभकारी जो सेल्स है उसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला का ऑक्सीकरण होने लग जाए तो वो सेल खत्म होने लगती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं किसी मसल्स यानी मांसपेशी, और मांसपेशी की सेल आपको पता है कुछ इस तरह से होती हैं। मान लिया कि इस मांसपेशी की जो सेल मेम्ब्रेन है ये, अगर इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोशिका कमजोर होने लग जाएगी और इसके कमजोर होने से मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। इन शॉर्ट बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब विटामिन ई मतलब टोकोफेरोल अगर शरीर में प्रॉपर मात्रा में है तो वो क्या करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और शरीर की मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा है ये कर कौन रहा है, ये करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो खासकर बॉडी में अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, यानी कि कह सकते हो आप बाई प्रोडक्ट होते हैं हमारे डाइजेशन के, हमारे रेस्पिरेटरी जो श्वसन होता है सेलुलर लेवल पर उसके, और बहुत सारी प्रोसेसेस के। तो जो बाई प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स के नाम से निकलते हैं ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने लगते हैं हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं को, इसलिए इनको खत्म करने के लिए नेचर ने डिजाइन किया विटामिन ई, दैट इज टोकोफेरॉल। समझ में आ गया, काम क्या है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट। डेफिशिएंसी रोग क्या होगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। क्लियर, रासायनिक नेम आपको बता ही रखा है। पहुंचते हैं के, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका, इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमने में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लड क्लॉटिंग। अब कैसे याद रहेगा, देखो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरी होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन का होना। एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन, यानी बड़े आसान भाषा में समझे, कुछ धागे नुमा प्रोटीन बनती हैं ब्लड में, और ये जब एक तरह से जाल बनाती हैं, इस जाल में जो क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, वो फंस जाती हैं और ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जम जाता है। तो अगर फाइब्रिनोजन यानी कि फाइब्रिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर फाइब्रिन तंतु में, हिंदी में कहते हैं इसको तंतु में, इस तंतु में प्रोटीन के ना बनने से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और इसके बनने में किसका रोल होता है, विटामिन के का। ये एक तरह के प्रिकर्सर का काम करता है फाइब्रिन बनाने में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कार्य क्या हो गया, रक्त का थक्का जमना, डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लियर, तो हमने कवर कर लिया फैट सॉल्युबल विटामिन सी यानी कि वसा में घुलनशील। रासायनिक नेम विटामिन ए का रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन। अब आपको ध्यान होगा तीन में ऑल आ रहा है, देखो इसका मतलब है ये तीनों को तीनों क्या हैं, अल्कोहलिक ग्रुप के विटामिन हैं या अल्कोहलिक ग्रुप के पदार्थ हैं। तो जब हम केमिस्ट्री में विटामिन को पढ़ते हैं तो हम वहां इनकी रसायन भाषा या रसायन विज्ञान की जो भाषा है वो उसको समझते हैं कि ये किस फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी कि OH, ऑल, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अब आते हैं हम अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पे। नोट्स एज इट इज जैसे आपको बताए जा रहे हैं, इससे और ज्यादा डिटेल्स में आपको टेलीग्राम चैनल है साइंस हब के नाम से, वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स की प्रॉब्लम नहीं लेनी है। जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, सीधी सी बात है, ऐसे विटामिन ऐसे पदार्थ, कोई भी रासायनिक पदार्थ अगर हमने जल में डाला, उसको घोला तो वो घुल गया, इसका मतलब है वो जल में घुलनशील है। और जैसे जल हमारे ब्लड में पहुंचेगा, जल के साथ साथ वो पदार्थ भी ब्लड में पहुंच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, विटामिन बी जनरल मेडिकल शॉप से मिल जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स के नाम से, ठीक है। बीकासुल नाम से कैप्सूल आता है बी कॉम्प्लेक्स। तो उस बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, उसमें होता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई एक विटामिन नहीं है, इसके कई सारे नाम होते हैं। B1, B2, B3, 6, 9 एंड 12 इतने सारे विटामिन होते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनके
रासायनिक नाम की यानी कि केमिकल नेम, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमिन, 2 का है राइबोफ्लेविन, 3 का है नियासिन, 6 का है पायरिडॉक्सिन, 9 का फोलेट एंड 12 का कोबाल्मिन। कैसे याद रहेगा, इसके लिए राइम या निमोनिक्स आपको बनानी पड़ती है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनानी पड़ती है। मेरे साथ जो वर्क किया है मैं उसको शेयर करूंगा, आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो। जैसे मैंने कैसे याद करने की कोशिश की है, मैंने B1 2 3 6 9 और 12 पहले मैंने इनके नंबर लिख लिए, ठीक है। फिर मैंने लिंक करना स्टार्ट किया। कैसे? वन को मन, वन मतलब मन, मन को थोड़ा सा तोड़ दिया तो बन गया माइन। इससे याद हो जाएगा B1 का थायमीन, माइन से मतलब मीन, ठीक है। मन मीन थायमीन। 2 मतलब WO वो, BO वो, राइबोफ्लेविन, ऐसे लिंक हो गया। 3 को मैंने यहां से थोड़ा सा तोड़ दिया, इसको मैंने कर दिया थ्राइस, थ्राइस मतलब सी नियासिन, थ्राइस सी से मैंने लिंक करने की कोशिश की, आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो, ठीक है। 6 एक्स और एक्स, डॉक्सिन 6 एक्स को मैंने लिंक किया तो मुझे याद हो गया पायरिडॉक्सिन किसका है, B6 का है। 9 को कैसे किया मैंने, 9 के लिए मैंने एक टर्म बनाया, N से उठाया 9 और फोलेट का उठाया F और लगा दिया E, तो ये बन गया नाइफ मतलब चाकू। तो Ni से 9, Fe से मैंने बना दिया फोलेट, आयरन, ठीक है। तो B9 का फोलेट रासायनिक नाम है, ये मुझे ऐसे याद हो गया। कोबाल्मिन में कैसे याद होगा, 12 मतलब एल्ब और आल्ब, कोबाल्ब, इस तरह से मैंने लिंक करने की कोशिश की है। तो एल्ब से आल्ब लिंक किया तो इसका मतलब हो जाएगा कोबाल्मिन। इसका एक और भी आप याद रख सकते हो, कोबाल्ट कभी पूछ लिया जाता है, याद रखना इसको कोबाल्मिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम, यानी कि थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, फोलेट एंड कोबाल्मिन। फोलेट बेसिकली नेचुरल फॉर्म है जो हम खाने में लेते हैं। जब आप फॉलिक एसिड की फॉर्म में लेते हो, जो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मेडिकल से आप टैबलेट लेते हो, वो उसका आर्टिफिशियल रूप है फॉलिक एसिड, ठीक है। नेचुरल रूप क्या है, फोलेट है। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रासायनिक नाम की हमने बात कर ली, कैसे याद करना है उसकी हमने बात कर ली। अब इनके फंक्शंस और डेफिशिएंसी रोग की बात करते हैं, क्योंकि देखो जो कार्य है, जब कार्य करना बंद हो जाएगा तो वही उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला काम है हमारा, ऐसे करते हैं वर्क, ठीक है। इनका काम क्या है और डेफिशिएंसी रोग क्या है, यानी V1 का काम क्या होता है शरीर में, और उसकी कमी अगर होगी डेफिशिएंसी तो डिजीज क्या होगी, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। V1 का सबसे जो मेन रोल होता है, वैसे तो बहुत सारे रोल होते हैं, याद रखना किसी भी विटामिन जिसकी भी हम बात करेंगे, शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक चीज को ये कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बट हम बेसिकली उस चीज को याद रखते हैं जो मेजर पार्ट है इसका, यानी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उसको हम कह देते हैं इसकी डेफिशिएंसी। तो V1 की कमी, V1 का जो रोल है, ये आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने में भी इसका रोल होता है। नर्व कंडक्शन, नर्व कंडक्शन मतलब है कि जो तंत्रिका तंत्र की फंक्शनिंग है, कार्य है, हमारी जो तंत्रिकाएं न्यूरॉन जो काम करती हैं उसमें इसका काफी रोल है। साथ ही साथ एटीपी, एटीपी का मतलब ऊर्जा करेंसी जो है उसके निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो उसके बहुत सारे रोल हैं V1 के, ठीक है। तो डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, तंत्र का तंत्र प्रभावित होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित होगा, एटीपी ऊर्जा का बनना प्रभावित होगा। रोग की बात करें तो तीनों डेफिशिएंसी को एक नाम दे दिया गया है, वेरी वेरी, यानी B1 की कमी से होता है वेरी वेरी रोग। और इस रोग में क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स निकल के आते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, नर्व कंडक्शन इंपेयर्ड हो जाता है, फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, और ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है। इसकी वजह से शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स सामने निकल के आते हैं, कमजोरी होना वगैरह वगैरह के, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने बता दिया, ज्यादा डिटेल में अभी जाएंगे नहीं हम। अब आते हैं B2। 2 मतलब राइबो, 2 मतलब वो मतलब राइबोफ्लेविन, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं रिकॉल करता जाऊंगा ताकि हम दोबारा याद कर सके इसके रासायनिक नेम को। विटामिन 2 का सबसे मेन काम होता है, सबसे ज्यादा जो मेजरली इफेक्ट करता है वो होता है एटीपी प्रोडक्शन में, यानी कि ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है। और इसमें जो खासकर ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेलुलर लेवल पे जब एटीपी बनता है, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ता है, तो वहां पे कुछ एंजाइम चाहिए होता है। तो एटीपी में कैसे रोल करता है, देखो होता क्या है, शरीर में हर कोई फंक्शन करने के लिए हमेशा चाहिए होते हैं कुछ एंजाइम। तो उसके जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम के फॉर्मेशन में रोल करता है कौन, B2। तो एटीपी को जो प्रोडक्शन करने वाले एंजाइम हैं उनके बनने में या उनके संरचनात्मक रोल में कौन हेल्प कर रहा है, B2। तो B2 की कमी होगी तो एंजाइम कम होगा, एंजाइम कम होगा तो एटीपी कम बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, B2 की कमी का मतलब समझ में आ गया। B2 की कमी से जो रोग होता है, खासकर जनरली जो मेजर पार्ट समझ हमारे सामने आता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको चिलाइटिस, और हिंदी में जनरली हम कह देते हैं होंठ का फटना, सबसे मेन जो आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। B3 पे आते हैं, मिस्टर किधर है। 3 का रासायनिक नेम क्या था, 3 का रासायनिक नेम थ्राइस मतलब नियासिन,
नियासिन। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से, नियासिन का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो क्या होगा कि जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर जो याददाश्त संबंधी जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो V3 की कमी से होते हैं। वैसे सबसे कॉमन जो आप डिसीज जो पढ़ते हो इसकी, वो आपको मिलती है पिलाग्रा की, विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको पिलाग्रा ही कहते हैं। क्लियर? लेकिन सिर्फ ये एक चीज नहीं है, समझो ध्यान से, B3 मतलब नियासिन। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, पिलाग्रा में मतलब होता क्या है, ये पिलाग्रा है स्किन से रिलेटेड। ठीक है, और स्किन के लिए एक शब्द आता है डर्म, मतलब त्वचा। डर्मिकूल पाउडर का नाम है ना, बहुत फेमस है। और डर्मिकूल पाउडर कहां छिड़का जाता है? स्किन पे, त्वचा पे। तो ऐसे आपको याद रहेगा, डर्म मतलब त्वचा यानी डर्मिकूल। तो डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा को नम बनाए रखने में इसका सबसे बड़ा रोल है, यानी डर्मेटाइटिस को मेंटेन करने में इसका B3 का रोल होता है। फिर एक आता है डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, जब नर्व कंडक्शन हमारा इंपेयर्ड हो जाए, तंत्र का तंत्र जो खासकर मेमोरी में रोल प्ले करती है, उनके फंक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत होने लग जाए, तो वो कहलाती है डिमेंशिया। और वो भी किसकी कमी से होती है? B3 की कमी से। ठीक है, तो इसके लिए B3 के लिए सबसे फेमस चीज है, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है 3Ds। पेलाग्रा रोग तो होता ही है इसकी कमी से, ठीक है, बट ध्यान रखना 3D का अगर कभी पूछ लिया जाए तो 3D मतलब होता है 3D, एक डर्मेटाइटिस, एक डिमेंशिया और एक डी और होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो आपको पता लगाना है। मैं हिंट दे दूंगा और यहीं पे इसके जो बता रहा हूं ना, इसमें आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी आपको लिंक हो जाएगा, तो आपको पता लगाना है। तो वो B3 नियासिन का सबसे जो मेजर पार्ट है, मेजर डेफिशिएंसी रोग वो क्या है? पेलाग्रा है, स्किन से रिलेटेड है, स्किन डर्म मतलब डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और एक डी और है। तो 3D रोग भी किसकी कमी से होता है? B3 कमी से। पेलाग्रा भी इसकी कमी से होता है। और एक और होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, कांसे कांसे का गला, या क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज कॉलर कुछ कहते हैं, नाम होता है यार इसके लिए एक, क्या होता है, हाँ कांसल का हार। इसके लिए जो टर्म यूज होता है कांसल का हार। मैं कांसे का गला लिख रहा हूं। कांसल का हार मतलब क्या होता है? कांसा तो देखा ही होगा आपने, कांसल का हार। तो B3 की कमी से एक जो सबसे कॉमन रोग है पिलाग्रा के साथ साथ, वो कांसल का हार भी। कांसल का हार का मतलब क्या होता है? बेसिकली गले का जो रीजन हमारा एक्सपोज होता है सूर्य की रोशनी के लिए। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, गले तक कपड़े पहनते तो हमारा गला खुला रहता है, और खासकर वी शेप में पहनते तो ये वी शेप में फॉर्म में खुला रहता है। तो सूर्य की रोशनी से मैकेनिज्म जो बनते हैं, सॉरी, जो सूर्य की रोशनी से जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के फलस्वरूप जो कलर निकल के आता है स्किन का, वो हो जाता है कांसे के जैसा। और खासकर क्योंकि वी शेप में गला एक्सपोज रहता है, तो वी शेप में हार के जैसी कांसल या कांसे के रंग के आकार की त्वचा हो जाती है, इसलिए कहते हैं कांसल का हार। आप गूगल करके देखना, कांसल का हार आपको बड़ा क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, B3 की कमी से 3 चीजें मैंने बताई। पहली तो पेलाग्रा, जो आप हर जगह पढ़ते हो, हर बुक में मिलेगा। दूसरी कांसल का हार भी इसी कमी से होती है। तीसरी 3D डिजीज, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और एक डी जो आपके लिए होमवर्क दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया B3। B6 पे आते हैं। 6 मतलब पायरेडॉक्सिन। ठीक है, काम क्या होता है इसका? आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में। ठीक है, अब सीधी सी बात है, तो जो इसका फंक्शन है वही नहीं होगा तो वही डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि B6 की कमी हुई तो आरबीसी नहीं बनेगी। आरबीसी नहीं बनेगी तो इसको हिंदी में कहते हैं हम रक्तहीनता, ये बीमारी हो जाएगी। इंग्लिश में कहते हैं इसको एनीमिया। ठीक है, क्लियर हो गया। B9, 9 मतलब नाइफ, फोलेट। इसका भी काम क्या होता है? इसका सबसे मेन जो रोल होता है फोलेट का, सही तो मैंने रासायनिक नाम लिख दिया, इसका सबसे मेन रोल होता है डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में, यानी डीएनए और आरएनए के प्रॉपर फंक्शन है कोडिंग डिकोडिंग में B9 का सबसे बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं ये सीधे लिंक करता है आरबीसी से, क्योंकि जो आरबीसी बन रही है इनकी इंफॉर्मेशन भी तो कहां है? डीएनए में, और डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके बाद क्या बनता है? जो बॉडी को चाहिए। तो जो B9 की कमी हो जाती है तो ये डीएनए आरएनए की जो सिंथेसिस है वो इंपेयर्ड हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है, एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक, और नीचे जुड़ जाता है एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो देखो B6 की कमी से भी एनीमिया हो रही है, B9 की कमी से भी एनीमिया हो रही है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? B9 की कमी से जो एनीमिया होती है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो रेगुलर हो जाती है। रेगुलर का मतलब बड़े आकार की बनने लगती है, और उनका जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल नहीं होता।
मतलब डिसफंक्शन हो जाती हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली नंबर ऑफ आरबीसीज की संख्या कम हो रही है, दोनों में अंतर है, ठीक है। इसमें उनका साइज और शेप बिगड़ रहा है, उनका कार्य भी बिगड़ रहा है, इसमें केवल संख्या कम हो रही है, ठीक है। 9 और 6 का मतलब समझ में आ गया। अब बचते हैं B12। B12 में भी सेम है कि इसका भी काम क्या होता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट पहली चीज तो आपको याद रखना है, और कहीं ना कहीं ये भी आरबीसीज के फॉर्मेशन में निर्माण करता है, फॉर्मेशन के निर्माण में रोल प्ले करता है। और अगर B12 की कमी होती है तो पेट में एक इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम से प्रोटीन होती है, वो बनना बंद हो जाती है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IF, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये जब प्रोटीन नहीं बनती है तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होता है, और उस कंडीशन में जो एनीमिया होती है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, संक्रामक एनीमिया। मतलब देखो ध्यान से समझो, विटामिन B6, 9, 12 इन तीनों की कमी से एनीमिया ही होता है, लेकिन तीनों की एनीमिया अलग अलग है। B6 की कमी होगी, इसका मतलब है नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाएंगी। B9 की कमी होगी, इसका मतलब जो आरबीसीज है वो बनेंगी तो ठीक, वो इरेगुलर होंगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, साइज में बढ़ जाएंगी, साइज में, आकार में, ठीक है। B12 अगर होगा, B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया कौन सी होगी, पर्नीशियस। इसका मतलब क्या है कि पेट में, हमारे शरीर में एक तरह की इंट्रिंसिक प्रोटीन बनना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं वो मल फंक्शन हो जाती हैं, ठीक है। तो एनीमिया में 3 विटामिन का नाम है 6, 9 और 12। तो ये था हमारा बी कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं हम विटामिन सी, दैट इज हमारी, जो कि हमारा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, विटामिन सी सबको पता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, पहले ही बात कर लेते हैं। विटामिन सी 3 चीजों में बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की, फिर हम बात करते हैं इसका कार्य क्या है, फिर हम बात करते हैं इसका डेफिशिएंसी रोग, कमी से होने वाला रोग, ठीक है। अच्छा, इसका भी बहुत फेमस चीज है जो सबको पता रहता है कि भाई क्या कहते हैं, जो विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है। सिर्फ स्कर्वी याद नहीं रखना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका रासायनिक नाम लिखें, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड का मतलब साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो नेचर होता है, इसकी प्रकृति होता है वो अम्लीय होती है, इसीलिए एसिड वर्ड आ गया। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम हो गया। कार्य क्या होते हैं, कोलेजन एक प्रोटीन होती है, इसके फॉर्मेशन में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है ये, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं जिनको साइंस फ्री रेडिकल्स का नाम देती है, और वो हमारी हेल्दी सेल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण प्रक्रिया के जरिए। तो ये विटामिन सी क्या करता है, उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं विटामिन सी बूस्ट करता है। कैसे बूस्ट करेगा, WBC या बी सेल्स या टी सेल्स, कहीं ना कहीं इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होगा ये, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम और अदर वे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, ये 3 मेन फंक्शन है विटामिन सी के हमारे शरीर में, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कमी से होने वाला सबसे फेमस रोग है यहाँ पे स्कर्वी। और स्कर्वी का सिम्टम क्या होता है, मसूड़ों से खून आना। खून कब आता है, जब वहां की जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो कम हो जाए, और वहां की जो वीन्स हैं, कहेंगे एक तरह से जो शिराएं या धमनियां हैं बहुत पतली पतली, वो जो फटने लग जाए तो वहां से ब्लड आने लग जाए, वो एक सिम्टम होता है इसका, ठीक है। तो मसूड़े कमजोर होने लग जाते हैं, लूज होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलेजन डेफिशिएंसी। एंटीऑक्सीडेंट का मैंने आपको बता दिया कि जो मसल्स है भी वहां, उसकी मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको हम सैक्रोलेमा कहते हैं, वो उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और वो वीक हो जाती है। इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि हमारे अंदर की जो WBCs हैं या टी सेल्स या बी सेल्स, उनका प्रोडक्शन कम हो जाए तो अब क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल अबाउट दी विटामिन्स, ठीक है। तो अब सेकंड इसके पार्ट में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जिससे हम समझेंगे कि हमारा जो टॉपिक है किस लेवल तक तैयार हुआ है और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।